हेलो स्टूडेंट। तो अब आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी और मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज भी आ रहे हैं। सर मतलब आपने सही कहा था कि एनालिसिस जो टेस्ट की है वो कमाल की है। देखो मैंने आपको एक ही बात बोली थी क्रैश कोर्स शुरू होते वक्त कि अगर आपके पास नॉलेज कम भी है बट स्ट्रैटेजी सॉलिड है तो भी नीट क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। और यही मैं आपको हर एक रैंक लिफ्ट टेस्ट की एनालिसिस के साथ साथ सिखाते जा रहा हूं कि देखो इतने नंबर अगर ले आए तो ये रैंक आप हासिल कर सकते हो। तो अभी भी टाइम है आपके पास। आप रैंक लिफ्ट चैलेंज का फायदा उठाओ और टेस्ट दे करके एनालिसिस देख करके जो प्रॉपर स्ट्रैटेजी आपको फाइनल डे के अंदर यूज करनी है ताकि आप अपना मैक्सिमम आउटपुट निकाल सको, वो आपका टारगेट पूरा हो। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। अब इस टॉपिक के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, जितने भी एनसीईआरटी के मेन मेन पॉइंट्स हैं, आपने करंट की भी एनसीईआरटी देखी कि एक छोटी सी चीज से मैंने पूरी एनसीईआरटी बांध दी थी। तो अब वैसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म की एनसीईआरटी के अंदर भी हम लोग सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर कवर करेंगे। तो मैंने आपके लिए हाईलाइट कर रखे हैं, प्रॉब्लम भी देखते जा रहे हैं और सारी इंपॉर्टेंट चीजें देखते जाएंगे। देखो सबसे पहली बात जो मैंने आपको क्लास में बताई थी कि मूविंग चार्जेस जो होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। अब अगर चार्ज मूव भी कर रहा है मतलब वेलोसिटी भी है उसके पास, तो फिर वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है ना। तो यहां पर ये मेंशन कर रखा है मूविंग चार्जेस और करंट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सराउंडिंग स्पेस। ठीक है। अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, ये आपने वैसे भी पढ़ रखा था क्लास के अंदर। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे पास इसके बाद हाईलाइट वाली आती है वो ये पॉइंटर है। देखो आपके सामने पॉइंट मेंशन्ड है, जो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, मूविंग चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जरा इस एनसीईआरटी की इस हाईलाइटेड लाइन, और अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा तो मैंने आपको बता रखा है कि उस सिचुएशन में ईएम वेव वहां पर डेवलप होगी। तो यही पॉइंटर यहां पर हमें प्रिसाइसली बता रहा है। ठीक है ना। तो इन पॉइंटर के ऊपर भी कई बार छोटे छोटे कंसेप्चुअल नीट में रहते हैं। अब हम आ जाते हैं काफी इंपॉर्टेंट चीज पर, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक, इसको हम बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। लॉरेंट फोर्स क्या होती है, जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। तो ये जो लॉरेंट फोर्स होती है, दिस इज द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक एंड वेक्टर सम ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। अगर सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होगी तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स, और इन जनरल दोनों फील्ड होंगी तो हम बोलेंगे लॉरेंट फोर्स। तो फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट होता है। अब इसके अंदर नीट वाला मोस्टली क्या पूछता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, जो आपने क्रैश कोर्स में किया था कि स्ट्रेट लाइन पाथ दो कंडीशंस के अंदर बनता है, जब ईवीबी पैरेलल हो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और हमारा वेलोसिटी पैरेलल हो। तो ऐसे सिचुएशन में पाथ तो स्ट्रेट लाइन होता है बट चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन में रहता है, मतलब उसकी स्पीड या तो कम हो सकती है या बढ़ सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि अगर पाथ स्ट्रेट लाइन ही रखना है आपको तो आप ऐसे करो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएं, और ये कैंसिल आउट जब करती हैं एफ इलेक्ट्रिक इक्वल्स टू माइनस एफ मैग्नेटिक हो जाए। तो मैंने आपको क्लास में सिखाया था, यहां भी बता रहा हूं, तो क्यू ई वैक्टर की वैल्यू माइनस क्यू टाइम्स वी क्रॉस पी हो जाएगी। यहां आप देखोगे ये क्यू कैंसिल होगा और हमारे पास एक कंडीशन आ जाएगी कि ई वैक्टर, इसको उल्टा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा बी क्रॉस वी। तो दिस इज द कंडीशन, और यहां पर हम वेलोसिटी सिलेक्टर भी यूज कर सकते हैं, यानी अगर हमें वेलोसिटी निकालनी हो, मान के चल रहे हैं तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ई बाई बी के बराबर रखें। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर इस स्पीड से अगर चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाए और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इक्वल, और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी फोर्सेस लगाएं जो इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन के अंदर हमारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा, एक्सेलरेशन उसका जीरो रहेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल पॉइंटर होते हैं जो नीट वाला जरूर पूछता है। अच्छा, अब यहां पर जो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स है उसका वेक्टर फॉर्म आपने एनालिसिस में भी देखा था, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है वो वेक्टर फॉर्म? वो वेक्टर फॉर्म ये होता है कि जो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस पी। तो यहां नीट के अंदर आपके काफी ज्यादा डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल आते हैं। अब जैसे मान लो उसने आपको वेलोसिटी और फोर्स दे रखा है, अगर वो आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछे तो आप क्या टेक्निक यूज करोगे कि ये जो फोर्स होती है, ठीक है ना, यहां हम क्रॉस प्रोडक्ट करके कैलकुलेट नहीं करते, ये जो मैग्नेटिक फोर्स होती है ये वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होती है। तो हम इस सिचुएशन में वी और बी को आपस में, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बनाते हैं, एफ एम और बी को आपस में परपेंडिकुलर बनाते हैं,
दो चीजें जब आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। अब ऑप्शंस के अंदर हम देखते हैं कि किस ऑप्शन में डॉट प्रोडक्ट 0 है, वहां पर हम उस ऑप्शन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। ये आपको मैंने सिखाया हुआ था। अब सपोज करो अगर मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स 0 है तो 0 कब होगी? जब वेलोसिटी या तो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब थीटा की वैल्यू या तो 0 हो या 180 हो। जब दो चीजें आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल होती हैं तो उनके कंपोनेंट का रेशियो आपस में बराबर होता है। इससे हम चेक करते हैं कि कौन सा हमारा राइट आंसर जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें आप देखोगे, मैंने इसकी डीपीपी में और साथ साथ में मैंने इसके रैंक लिफ्ट टेस्ट में इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज करके आपको सवाल दिखाए थे, ताकि आप नीट के लिए परफेक्ट रेडी हो सको। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर पाथ की। तो चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर कब होता है? तो जब चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फील्ड में भेजा जाए तो ऐसे सिचुएशन में चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर होता है। तो आप यहां पर देख सकते हो, इस मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स को निकालने के लिए ये यहां पर राइट हैंड रूल यूज करता है। हम लोग राइट हैंड अपना पाम रूल यूज करते हैं। तो अगर किसी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट करें तो ऐसे सिचुएशन में हमारे इस चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर रहता है। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करती है, और आपने बेसिक फॉर्मूले सीखे हुए थे। रेडियस का फॉर्मूला mv/qb, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb। अब यही हम और मॉडिफिकेशन करते हैं, बट एनसीईआरटी वाला ये नहीं देता √2mk/qb, √2mqv/qb, जो आप नॉर्मल क्लासेस के अंदर मुझसे सीख चुके हो। तो सर्कुलर पाथ के ऊपर ये हमारे छोटे छोटे बट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल रहते हैं। नेक्स्ट आगे हम चलें तो अब अगला पॉइंटर हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, कि फोर्स ऑन वायर। तो आप यहां देख रहे हो, ये हमें क्लास में करने में कितना टाइम लगता है, और एनसीईआरटी में तो खटाखट खटाखट खत्म हो जाता है। तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, मैं यहां डायग्राम से आपको समझाता हूं, तो अगर हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखे, तो ये मेरे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में इस पे जो फोर्स लगती है वो आपको मैंने सिखाई हुई है, I/L×B। ठीक है, ये फोर्स अगर मान लो आर्बिट्री शेप का कंडक्टर ले लें तो हम यहां पर L इफेक्टिव लेते हैं। ये ध्यान रखना, ये तब के लिए है जब फील्ड यूनिफॉर्म है। अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी तो हमें छोटा सा एलिमेंट काटना पड़ेगा और इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो I/dl×B उस वक्त हम फॉर्मूला यूज करेंगे फॉर वेरिएबल फील्ड। अब नेक्स्ट अगर हम चलें तो यहां एनसीईआरटी वाला ये बात बोल रहा है कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ये खुद की फील्ड भी प्रोड्यूस करती है, बट खुद की फील्ड खुद के ऊपर फोर्स नहीं लगाती। ठीक है ना, तो ये जो फील्ड होनी चाहिए ये एक्सटर्नल फील्ड होनी चाहिए, तब हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स एक्ट करेगी। नेक्स्ट आप देखोगे तो आपके सामने एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम जितने बच्चे एनसीईआरटी वाला ये वीडियो देख रहे हैं आप बताना, और जिन्होंने क्रैश कोर्स करा है आप बताना, आपने ये प्रॉब्लम देखा हुआ है? और ये प्रॉब्लम मैंने आपको टेस्ट में दिया था। मतलब हम टेस्ट के अंदर सारी चीजें कवर कर रहे हैं, हर वो दांव पेच लगा रहे हैं जो नीट के लिए जरूरी है। अब प्रॉब्लम ये हमारा फर्स्ट राउंड का है। प्रॉब्लम कह रहा है अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम, लेंथ 1.5 मीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, बिल्कुल एज इट इज था, सस्पेंडेड इन मिड एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब इस सवाल को करेंगे कैसे? तो अब देखो, जैसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, हम इसको इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं, हवा में मिड एयर मतलब कहीं यहां बीच में इक्विलिब्रियम में रखना चाहते हैं। तो कब इक्विलिब्रियम में रहेगा? पहले तो ये सोचो ये क्यों नहीं रहेगा। तो अगर मैं इसको छोड़ूं तो नीचे गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? mg के कारण। सो mg यानी इसका वेट इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले रहा है, खींच रहा है। अब यहां एग्जाम में आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पूछ सकता है, या मैग्नेटिक फील्ड दे करके करंट का डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। तो दोनों चीजें हमारी परफेक्ट रहनी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए कि कोई फोर्स ऐसी हो जो इस mg को बैलेंस करे। तो वो ऑब्वियसली यहां पर मैग्नेटिक फोर्स मिलेगी, एम्पेरियन फोर्स मिलेगी, जिसका डायरेक्शन अपवर्ड होना चाहिए, तभी mg बैलेंस होगा। अब आप राइट हैंड पाम रूल लगाओ। क्या सीखा था आपने कि अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन देखना है तो जो नॉर्मल क्लासेस में मैंने आपको सिखाया था कि राइट हैंड पाम रूल में आप देखो, फिंगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ होंगी, थंब हमारा करंट की तरफ होगा, और जो पाम होना चाहिए वो फोर्स की तरफ। ध्यान रखना, राइट हैंड लगाना है, लेफ्ट हैंड नहीं। तो अब फोर्स आ रही है अपवर्ड, तो पाम होगी मेरी अपवर्ड डायरेक्शन में, करंट राइट हैंड साइड की तरफ। तो फिंगर जो जा रही है वो आप देख रहे हो इनवर्ड डायरेक्शन में, यानी इस सिनेरियो में फील्ड जो होनी चाहिए वो अंदर की तरफ होनी चाहिए।
तो अब अगर उसने मुझे करंट का डायरेक्शन दिया तो मैंने उसे फील्ड बता दी, या फील्ड का डायरेक्शन दिया तो मैंने अकॉर्डिंगली करंट दे दिया। अब मान लो मुझे पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, यहां पर मुझे कैलकुलेट करनी है वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैं दोनों को इक्वेट करूंगा, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स और mg को इक्वल करते हैं, सो ILB इक्वल्स टू mg, और यहां से सॉल्व करके हम मैग्नेटिक फील्ड का इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज mg अपॉन IL। मास आपको क्वेश्चन में गिवन है 200 ग्राम, ग्रेविटी आप जानते हो, तो मास को मैंने केजी में डाला 0.2 kg, जी की जगह मैंने 10 डाला, ठीक है, और डिवाइडेड बाय करंट, करंट मेरे पास अवेलेबल है 2 एम्पियर और लेंथ भी अवेलेबल है, तो नीचे हो गया ओवरऑल 3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लोगे, रिजल्ट आपके पास 0.66 समथिंग आ जाएगा। दिस शुड बी द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सच दैट ये वायर इक्विलिब्रियम में रहे। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अब आप देख रहे हो एक अच्छा सा प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 4.2। ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो आप जरा क्वेश्चन में देखो, ये क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड बनाई है और ये वाई एक्सिस ऐसे डॉट से दे रहा है, बच्चों को ये समझ नहीं आती है चल क्या रहा है, तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकली समझा देता हूं। तो जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, देख रहे हो आप डायग्राम में, अपवर्ड डायरेक्शन में जेड एक्सिस है, राइट साइड की तरफ एक्स एक्सिस है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाई एक्सिस बनी। अब वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो इसने इनवर्ट दे रखा है, यानी ये हो गया प्लस वाई एक्सिस का डायरेक्शन। अब ये कैसे डिसाइड करते हैं सर, ये कैसे पता चलेगा कि प्लस वाई इधर है? तो आप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जानते हो, ये एंटी क्लॉकवाइज रूल, आई जे के, ठीक है ना, आई क्रॉस जे करें तो के आएगा, जे क्रॉस के करें तो आई आएगा। तो तरीका बड़ा सिंपल होता है, मान लो मुझे पता करना हो प्लस वाई एक्सिस कहां पर होगी, तो मैं क्या करूंगा, के को आई की तरफ रोटेट करूंगा, यानी जेड एक्सिस को एक्स एक्सिस की तरफ रोटेट करूंगा, मुझे वाई का डायरेक्शन मिल जाएगा। अब आपके सामने ये रही जेड एक्सिस, ये रही हमारी एक्स एक्सिस, रोटेट करें तो ये इस तरीके से रोटेट हो रहा है और इनवर्ड डायरेक्शन मुझे मिल रही है प्लस वाई की। तो कभी आपको, इसलिए मैंने कहा अच्छा सवाल है, तो अगर आपको इस तरीके से एक्सिस का डायरेक्शन निकालना हो तो आप ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रूल से निकाल सकते हो। तो हमें पता चल गया वाई एक्सिस जो हो गई प्लस वाई एक्सिस जो हो गई इनवर्ड हो गई। अब यहां गलती मत करना, इसको माइनस जे कैप मत डाल देना, दिस इज प्लस वाई एक्सिस। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है। अब क्या कह रहा है, द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो चार्ज पार्टिकल जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ इस तरीके से मूव कर रहा है। नेक्स्ट, विच वे वुड द लॉरेंट फोर्स बी फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, तो प्रोटॉन हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, बेसिकली ये डायरेक्शन पूछना चाह रहा है। अब लॉरेंट फोर्स का हम डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, देखो मैं तो फ्लेमिंग लेफ्ट और राइट यूज नहीं करता, मैं तो अपना राइट हैंड पाम रूल यूज करता हूं। जब हमें चार्ज पार्टिकल की फोर्स निकालनी हो तो मुझे क्या चाहिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि फिंगर बताती है, थंब वेलोसिटी हो जाता है, पाम फोर्स हो जाता है। अब ये ध्यान रखना, इससे जो फोर्स आती है दैट इज फॉर पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए नहीं, कोई लेफ्ट हैंड नहीं लगाना, जो पॉजिटिव की आई है उसके जस्ट अपोजिट। तो मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, अब अगर आप इसकी फोर्स निकालोगे, राइट हैंड लगाओ, फील्ड हो गई अंदर की तरफ, वेलोसिटी इधर, तो पॉजिटिव पर फोर्स आ गई अपवर्ड, ठीक है ना, ये हो गई पॉजिटिव पर। अब नेगेटिव पर अगर आपको फोर्स चाहिए, जस्ट इसके उल्टा डाउनवर्ड। तो इस सवाल से हमें दो चीजें समझ आई कि कैसे दो एक्सिस से तीसरी एक्सिस का डायरेक्शन निकालते हैं और किस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव पर फोर्सेस देखते हैं। तो छोटी छोटी चीजें पर यही नीट के अंदर पूछी जाती हैं जो आपके लिए पॉजिटिव मार्क्स लाने का काम करेंगी। अब आगे चलते हैं, मोशन ऑफ चार्ज, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अब सर्कुलर पाथ का कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया आते साथ ही कि जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब भी काम कर रहे हो, ऑलवेज चेक द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया है, वी और बी के बीच का एंगल चेक करो, आपको सारे सॉल्यूशन अपने आप मिलेंगे। अब अगर वी और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो आप देख रहे हो चार्ज पार्टिकल का पाथ सर्कुलर हो जाता है। और बेसिक फॉर्मूले हमारे रेडियस के, टाइम पीरियड के, ये आप लर्न करके रखो जो मैंने अभी ऊपर लिखे थे। अब मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल होती है, ना कोई वर्क करती है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ठीक है ना, ये थ्योरी में बहुत पूछा जाता है। ना कोई वर्क करती है, ना कोई पावर डिलीवर करती है, ठीक है ना, और ना ही यहां पर काइनेटिक एनर्जी को वो चेंज करती है। स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ मोमेंटम चेंज होता है, बिकॉज दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो जो वेक्टर हैं वो चेंज करेंगे। तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि बताओ पाथ सर्कुलर है तो ये जो फोर्स लग रही है, यानी कौन सी मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स लग रही है, वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, तो ये जो फोर्स है कंटिन्यूअसली अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है सेंटर की तरफ, पर डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। तो जो डायरेक्शन चेंज करेगी वो चीज वेरिएबल बोली जाएगी, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स इज वेरिएबल,
centripetal acceleration is variable, velocity is variable because direction is changing, but velocity का magnitude is constant, kinetic energy is constant, power is zero, work done is zero। तो ये इंपॉर्टेंट 6-7 पॉइंटर जो मैंने बोले ये आपको कई सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स में मिलेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हो हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छा सा सिखाया था। हेलिकल पाथ के लिए कुछ नहीं, वी और बी के बीच का एंगल देखो। अगर वी और बी के बीच का एंगल ना 90 है, ना 0 है, ना 180 है, यानी थीटा की वैल्यू अदर देन 0, 90 एंड 180 है, तो कुछ और एंगल ले लो, 60 ले लो, 30 ले लो, कोई सा भी एंगल ले लो, 120 ले लो, तो पाथ जो रहता है वो हेलिकल। अब हेलिक्स ये समझ तो आता नहीं बच्चों को बनाना कैसे है, तो उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है, तो जो मैंने आपको क्लास में सिखाया था वो रिवाइज करा देता हूं। मान लो हमारा ये चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू का ले लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना, वेलोसिटी इसकी ऐसे ले लेते हैं। तो आप देख रहे हो ये वेलोसिटी और फील्ड के बीच में जो एंगल है दैट इज समवेयर बिटवीन 0 एंड 90, 30 डिग्री, 60 डिग्री, जो भी हो। अब क्या तरीका होता है? तरीका ये होता है कि जब भी आपको हेलिकल पाथ चाहिए तो हेलिकल होगा कब? जब ये एंगल इन तीनों को छोड़ दिया जाए, कोई और एंगल हो। तो आप वेलोसिटी के कंपोनेंट करो। वेलोसिटी का एक कंपोनेंट इधर आएगा विच इज कॉल्ड पैरेलल, जिसको आप v cos थीटा बोलोगे, और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर आएगा जिसको आप v sin थीटा बोलोगे। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए पैरेलल भूल जाओ, सिर्फ परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे गौर करो। तो ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो पाथ सर्कुलर। अब आप यहां पर सर्कल बनाने की कोशिश करो। तो जैसे ही आप सर्कल बनाओगे अपना राइट हैंड रूल लगाओ, फील्ड इधर की तरफ, वेलोसिटी इधर, फोर्स आ रही है अंदर, यानी इसका सर्कल ऐसे बनेगा अंदर की तरफ। ठीक है ना, तो ये बन गया आपका सर्कल। मेरे ख्याल से आपको 3D में समझ आ गया होगा। अब कौन सी वेलोसिटी आपने इसमें रहने दी है? पैरेलल वाली। अब वो पैरेलल वाली वेलोसिटी कहां की तरफ है? फील्ड की तरफ। तो ये इसको इधर की तरफ खींचना स्टार्ट कर देगी, यानी ये जो सर्कल बने हैं, ठीक है ना, अभी देखो आप सर्कल एक ही जगह बन रहे हैं बिकॉज मैं पैरेलल वेलोसिटी नहीं दे रहा। अब अगर मैं पैरेलल वेलोसिटी दे दूंगा तो ये उस डायरेक्शन में निकलता चला जाएगा और ये आप देख सकते हो पाथ हेलिकल हो गया। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हेलिकल पाथ आपका डिजाइन हो गया। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। अगर आपको रेडियस ऑफ हेलिक्स निकालना है तो रेडियस का वही सर्कल वाला फॉर्मूला, और रेडियस यानी सर्कल बनाने में परपेंडिकुलर वेलोसिटी का रोल होता है, तो mv/qb। टाइम पीरियड इसका कोई मतलब नहीं होता वेलोसिटी वगैरह से, इसका फिक्स रहता है फॉर्मूला 2πm/qb। अब ये जो आप देख रहे हो एक सर्कल से दूसरे सर्कल के बीच की दूरी, इसको हम बोलते हैं पिच। तो पिच ऑफ हेलिक्स ये किस वजह से आ रही है? पैरेलल स्पीड की वजह से, इनटू टाइम पीरियड, यानी एक टाइम में पार्टिकल पैरेलल स्पीड से जितनी दूरी कवर किया है दैट इज कॉल्ड पिच। अब v पैरेलल हमें पता है v cos थीटा, और ऊपर से हम t डाल देंगे 2πm/qb। तो ये हो गए हमारे हेलिक्स के बेसिक फॉर्मूले, जो आपके अगेन 2-3 बार रिवाइज हो गए तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप न्यूमेरिकल देख रहे हो, ठीक है ना, न्यूमेरिकल देखते चलते सारे सॉल्व एग्जांपल हम देख रहे हैं। अगर कोई काम का होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होगा तो लीव कर देंगे। तो ये एग्जांपल कह रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज से रखा है, मूविंग विद दिस मच स्पीड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इट। आ गया ना अपने आप। तो हमें पता है परपेंडिकुलर वाले में पाथ सर्कुलर रहेगा। अब मुझसे क्या जानना चाह रहे हो? रेडियस जानना चाह रहा है। तो रेडियस के लिए हम सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे विच इज इक्वल्स टू mv/qb। अब आपको बस वैल्यू पुट करके सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। आगे क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट से व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी एंड कैलकुलेट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब टाइम पीरियड आपने सर्कुलर पाथ का पढ़ रखा है 2πm/qb, तो इसका इनवर्स से हम फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे विच इज qb/2πm। अब बात आती है एनर्जी की। तो आप एनर्जी कैसे निकालोगे? तो यहां जो चार्ज पार्टिकल होगा, इस चार्ज पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होगी, फॉर्मूला हो जाएगा 12mv²। तो आप यहां से अपनी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। आप देखो क्वेश्चन के अंदर आपको स्पीड दे रखी है, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी दे रखी है, मास भी दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी आपने यहां से डायरेक्टली निकाल ली, ये जूल में आएगी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो जूल को इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर दो, 1.6 × 10⁻⁹, तो एनर्जी का यूनिट जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाएगा। सो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कि इस प्रॉब्लम की अप्रोच क्या है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब बायोट-सावर्ट लॉ देखो, बायोट-सावर्ट लॉ काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस पे नीट में आपका PYQ पूछा गया था 2022 के अंदर, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है। तो देखो जो बायोट है उसने हमें क्या बताया? उसने हमें किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन बताई।
अब उसने ये बताया कि अगर आप किसी कंडक्टर के ऊपर छोटा सा एलिमेंट कट करो डीएल वेक्टर, ठीक है ना, तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा वो कितनी होगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, बिल्कुल बायोट-सावर्ट लॉ की थ्योरी के ऊपर, वो आप देखना। और बायोट-सावर्ट लॉ आप जानते हो, डीबी का फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बाय मॉड आर क्यूब, ठीक है ना। अब जो पूछा गया पॉइंटर देखो, नीट 2024 का, सॉरी 2024 का असर्शन रीजन क्या पूछा, ये सारे पॉइंटर मैंने आपके यहां हाईलाइट कर रखे हैं। बोथ बायोट एंड कूलम आर इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों के दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ होते हैं। आप कहोगे सर अभी तो आपने बताया बायोट सावर्ट लॉ म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यूब, ये तो आर क्यूब आ रहा है। अरे डीएल क्रॉस आर को ओपन करोगे तो एक आर ऊपर नीचे से कटेगा, आर स्क्वायर बचेगा। सो इनवर्स स्क्वायर लॉ दोनों फॉलो करते हैं, कूलम भी यही फॉलो करता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय वेक्टर सोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय स्केलर सोर्स। अब यहां खेल हो जाता है, तो अब इसको ध्यान से समझना। तो बायोट क्या बताता है, डीएल वेक्टर की वजह से जो फील्ड है, यानी वेक्टर सोर्स की वजह से डीएल का डायरेक्शन होना चाहिए, दैट डायरेक्शन शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो बायोट वेक्टर फॉर्म बताता है कि हम एक डीएल एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी निकालेंगे। सो बायोट ने जो मैग्नेटिक फील्ड बताई दैट इज ड्यू टू वेक्टर सोर्स। अब चार्ज पार्टिकल की वजह से जो इलेक्ट्रिक, अब चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है ना, तो क्यू एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ड्यू टू स्केलर सोर्स। सो बायोट में वेक्टर सोर्स की वजह से और कूलम में स्केलर सोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पता चलती है। ये दोनों में डिफरेंस है कि एक में वेक्टर सोर्स होता है, एक में स्केलर सोर्स होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डिस्प्लेसमेंट फैक्टर व्हाइल मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू प्लेन। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूं। तो आप ये इतनी लंबी लंबी कहानियां देख रहे हो ना, ये सब मैंने शॉर्टकट में आपके लिए यहां पर प्रिसाइसली बनाई हुई है। सो जैसे आप इसको देखो, तो ये मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है। अब इसकी वजह से अगर आप यहां फील्ड देखोगे, ये हो गई इसकी रेडियल लाइन या डिस्प्लेसमेंट लाइन बोल लो। सो या तो बाहर की तरफ होगी या फिर अंदर की तरफ, डिपेंडिंग कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो ये अलोंग आर या अपोजिट टू आर होती है। और जबकि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, तो जैसे मान लो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है, इसकी वजह से अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये इसके प्लेन के, यानी डीएल और आर के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो जाएगी। दैट मींस या तो क्रॉस या फिर डॉट। आ गया ना समझ। तो ये सारे के सारे पॉइंटर्स जो आपके मैंने इतने बड़े बड़े लैंग्वेज लिखे हैं, मैंने एक सिंपल लैंग्वेज में प्रिसाइजली आपके लिए दे दिया है और समझा भी दिया। तो अब इसकी रीडिंग जरूर मार लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। देखो अब ये प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल है, बट क्या है ना, बच्चा इस प्रॉब्लम को देख करके अगर नीट एग्जाम में आ गया तो डर जाएगा। अब प्रॉब्लम कह रहा है बायोट के ऊपर बेस्ड है। प्रॉब्लम कह रहा है एलिमेंट डेल्टा एल है, ठीक है ना, जो कि डेल्टा एक्स आई कैप है। तो ये आप एलिमेंट देख रहे हो जो डेल्टा एक्स लेंथ का है और डायरेक्शन इसकी आई कैप यानी राइट साइड की तरफ है। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन एंड कैरीज अ लार्ज करंट 10 एम्पियर। अब इसमें चल रहा है लार्ज करंट 10 एम्पियर का, ठीक है। आगे बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर। अब वाई एक्सिस पर 0.5 मीटर पर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी इस छोटे से एलिमेंट की वजह से। एलिमेंट की लेंथ मुझे दे रखी है 1 सेंटीमीटर। अब मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे निकालूंगा। छोटे से करंट कैरिंग एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ बायोट बताता है, और ये बायोट का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो गया। तो डीबी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर को मैंने एक्सपैंड कर दिया, ठीक है ना, आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब मीनिंग समझो, डीएल तो हमारी ये तो वैसे भी सिंपल सा हो गया 10 की पावर -7, करंट आपको पता ही चल गया 10 एम्पियर, ठीक है ना। अब बाकी चीजों का मतलब समझते हैं। थीटा क्या चीज है, थीटा होता है डीएल वेक्टर। तो ये हो गया हमारा डीएल वेक्टर, ठीक है ना, दिस इज डीएल वेक्टर। और ये वो वेक्टर हो गया जिसमें हमें फील्ड निकालनी है, यानी आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का डायरेक्शन डीएल से पॉइंट की तरफ होना चाहिए। इन दोनों के बीच का एंगल, और वो एंगल आपको साफ दिख रहा है 90 डिग्री। सो म्यू नॉट बाय 4 पाई हो गया, आई हो गया। अब डीएल यानी इसकी लेंथ डालते हैं विच इज 1 सेंटीमीटर। तो यूनिट कन्वर्ट करा 10 की पावर -2, एंगल आ गया साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। कितने डिस्टेंस पर निकालनी है 0.5, सो हाफ का होल स्क्वायर। तो आपने देखा कि छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने कैसे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर ली। यहां आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा और आपको बायोट का एप्लीकेशन भी पता चल गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगली जो चीज आप देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर लूप। तो ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, जो कि हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। तो एक सर्कुलर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, अब ये डेरिवेशन तो खैर बोर्ड के बच्चों के लिए देते ही हैं, ठीक है ना। तो यहां पर जो फील्ड होती है वो हम चेक करते हैं कि भाई करंट एंटी क्लॉकवाइज है या करंट क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है
तो बाहर की तरफ, क्लॉकवाइज है तो अंदर की तरफ, ठीक है ना। सेम रिंग हमारी मैग्नेटिक डायपोल की तरह काम करती है, जिसका डायपोल मोमेंट हमारा NIA हो जाता है। फील्ड का फॉर्मूला, अब एनसीईआरटी वाला तो म्यू नॉट बाय 4π2m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 डालेगा, बट जो मैंने आपको सिखाई हुई है एक्सिस की फील्ड इज इक्वल टू बी नॉट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की पावर 3/2। ग्राफ मैंने आपको इसका बनवाया हुआ है, तो ये आपका रिवीजन में रहना चाहिए। ये हमारा ग्राफ हो जाता है। सेंटर पर आप देखोगे ये जगह होगी x इक्वल टू 0, सेंटर पर फील्ड मैक्सिमम होती है और इस फील्ड का फॉर्मूला म्यू नॉट I बाय 2r होता है, ठीक है ना। तो ये अपनी तरफ से आप सारी चीजें देख करके चलो, जरूरत नहीं है कि आप अननेसेसरी डेरिवेशन में अपना टाइम किल कर रहे हो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात आएगी वो आप देखना, यहां पर ये सारी चीजें वही बोल रहा है। रिंग की फील्ड कैसे निकालनी है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नोटेशन की तरह, ठीक है ना। अच्छा, ये जो डायरेक्शंस है ना, इनको ध्यान से समझ के चलो। तो ये जो फील्ड है ना, एक से बाहर निकलेगी तो वापस सर्कुलर लूप बना करके आएगी, फिर इसमें एंटर करेगी, यानी रिंग हमारी मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है, बिकॉज एक हिस्से से फील्ड बाहर निकलती है, एक में एंटर करती है। तो एक हिस्सा नॉर्थ पोल हो जाता है, दूसरा हिस्सा साउथ पोल हो जाता है, इसलिए डायपोल है। अब नेक्स्ट आप देखोगे ये कुछ हमारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जिसमें मुझे यहां पर सेंटर पर फील्ड निकालनी है। अब इस तरीके के एग्जांपल आपने खूब प्रैक्टिस किए हुए हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पर देख रहे हो फुल रिंग नहीं है, रिंग का कुछ पार्ट है। रिंग का अगर कुछ पार्ट होता है, जैसे ये रिंग या सर्कुलर आर्क और अल्फा एंगल वाला हो, तो एक बार फटाक से रिवीजन, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, म्यू नॉट बाय 4π I बाय r टाइम्स अल्फा, वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो यहां आप इजीली निकाल सकते हो, वायर का कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा, बिकॉज हमारा ये पॉइंट जिस पे हमें फील्ड निकालनी है, अगर वो वायर के ऊपर लाई करता है या उसके लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर लाई करता है, तो ये बनाया मैंने डॉटेड लाइन, तो हमारा पॉइंट C इसी के ऊपर लाई कर रहा है, तो कंट्रीब्यूशन 0, तो सिर्फ सेमी सर्किल का कंट्रीब्यूशन आएगा। यहां पे भी सिर्फ सेमी सर्किल का कंट्रीब्यूशन आएगा। डायरेक्शन चेक करो, क्लॉकवाइज है तो फील्ड अंदर हो जाएगी, यहां पर फील्ड बाहर हो जाएगी। मैग्नीट्यूड दोनों में सेम मिलेगा। अब जो मैग्नीट्यूड आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, हमने फॉर्मूला लगा दिया, म्यू नॉट बाय 4π I डिवाइडेड बाय r इनटू एंगल सबटेंडेड विच इज पाई। तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो आप देख रहे हो ये आपका सीधा सीधा PYQ है। ये कह रहा है कंसिडर अ टाइटली बाउंड 100 टर्न कॉइल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो अब मुझे जो कॉइल दे रखी है जिसका रेडियस 10 है उस पे 100 टर्न्स है, ठीक है। करना क्या है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड है, यानी इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे फर्स्ट राउंड का प्रॉब्लम। तो फॉर्मूला हो गया म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2r। अब आप यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लोगे सीधे सीधे, सारा डेटा आपको गिवन है और सॉल्व। बट ये PYQ में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको मार्किंग में डाल रखा है। हम आ जाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ पर। अब एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या पूछता है, उसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज में मैंने 3 पॉइंट ये हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपके असर्शन रीजन बोल लो या थ्योरेटिकल प्रॉब्लम बोल लो, उनमें पूछे जाएंगे। सो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ हम एक लूप बनाएं, तो उस एम्पीरियल लूप पर क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो एम्पीरियल लूप पर या तो फील्ड होनी चाहिए, वो टेंजेंशियल होनी चाहिए, ठीक है ना, टेंजेंशियल और नॉन जीरो। या फिर एम्पीरियल लूप पर जो फील्ड होनी चाहिए वो नॉर्मल टू लूप होनी चाहिए या परपेंडिकुलर टू लूप होनी चाहिए। या फिर एम्पीरियल लूप पर जो फील्ड होनी चाहिए वो बिल्कुल पूरी तरह 0 हो जानी चाहिए। सर इसका मतलब बताओ। तो इसका मतलब आप देखने के लिए बिल्कुल यहां पर देखो कि हमारे पास अगर एक सोलेनॉइड है, ठीक है। सो एनसीईआरटी में आप देखोगे या किसी भी बुक के अंदर आप देखोगे तो इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड को ही हम एम्पियर लॉ से डिराइव कर सकते हैं। फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक एक रिंग का कंट्रीब्यूशन देखना होता है और इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो वाई एम्पियर लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इनफाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड एंड वाई कैन नॉट बी अप्लाइड फॉर फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। तो उसका जवाब ये रहा। तो जो एम्पीरियल लूप होना चाहिए, देखो जैसे ये मैंने इनफाइनाइट लेंथ की ले ली, तो यहां पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाऊं तो एक हिस्सा इसका हमारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, एक साउथ पोल। अब ये फील्ड लाइंस हो गई, ठीक है। अब ये जो फील्ड लाइंस है नॉर्थ से बाहर निकलेंगी और काफी लंबा चक्कर बना करके साउथ में एंटर करेंगी। अब अगर हम यहां पर एम्पीरियल लूप बनाएं, तो मैं आपके सामने एक एम्पीरियल लूप बनाता हूं। तो मान लो मैंने ये एम्पीरियल लूप बनाया, ठीक है।
अब एम्पीरियल लूप की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए कि एम्पीरियल लूप पे या तो फील्ड जो होनी चाहिए टेंजेंट के अलोंग होनी चाहिए। अब चेक करो एस से पी में फील्ड इसी डायरेक्शन में है और लेंथ भी इसी डायरेक्शन में, या फिर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब यहां से यहां के लिए चेक करो, फील्ड है परपेंडिकुलर तो बी डॉट डी एल जीरो हो जाएगा। इस जगह चेक करो, फील्ड पूरी तरीके से जीरो हो गई बिकॉज इनफाइनाइट रेडियस का बना करके आ रहे हैं, तो यहां फील्ड वैनिश हो गई। तो मैंने तीनों पॉइंट आपके सामने इंडिकेट करके रख दिए। तो अब हम इस एम्पीरियल लूप से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। वहीं अगर ये फाइनाइट लेंथ की होती तो आउटसाइड आप यहां पर देखते, फाइनाइट लेंथ की सोलोनॉइड के लिए फील्ड इस तरीके से सर्कुलर लूप बनाती, तो ना पैरेलल मिलती, ना परपेंडिकुलर मिलती, ना वैनिश होती, हेंस हम वहां पर फील्ड नहीं निकाल पाते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिटेलिंग थी जो मैंने आपको दी रिगार्डिंग एम्पियर लॉ। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब इनफाइनाइट लेंथ की वायर और उसकी फील्ड फॉर्मूला आपको याद है, तो अब यहां पर देखो, यहां पर भी हम एम्पियर लॉ से फील्ड निकाल सकते हैं बिकॉज फील्ड टेंजेंशियल है, ठीक है ना। ठीक है, फील्ड लाइंस टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो एम्पियर लॉ से फील्ड निकल सकती है। और फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर विच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। नेक्स्ट, अब यहां कुछ पॉइंट्स है, वापस से वही पॉइंट है, फील्ड डायरेक्शन एट एनी पॉइंट ऑन दिस सर्कल इज टेंजेंशियल, जो मैंने अभी आपको बता दिया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो, आपने इसके ग्राफ भी सीखे हुए मुझसे, दो पैरेलल वायर वगैरह के। तो इन जनरल हम लोग बोल देते हैं कि वायर के पास में फील्ड इनफाइनाइट होती है, एग्जैक्टली इनफाइनाइट नहीं होती। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भाई मुझे वायर के पास में फील्ड बताओ, यहां पर बताओ, तो ये हो गया वायर के सरफेस पर फील्ड, ठीक है ना। तो यहां काम आता है आपका पाइप वाला फॉर्मूला। तो वायर के सरफेस पर फील्ड जो हो जाती है वो हो जाती है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है, 2i डिवाइडेड बाई आर, जहां आर हो जाता है हमारी वायर का क्रॉस सेक्शन का रेडियस। जैसे ये पेन ले लो, तो इस पेन का क्रॉस सेक्शन ये हो गया। तो अगर मैं यहां सरफेस पर बोलूं कितनी फील्ड है, इनफाइनाइट नहीं है, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2i बाई आर बोलोगे। अब क्योंकि रेडियस बहुत छोटा होता है तो फील्ड का मैग्नीट्यूड काफी लार्ज होता है, तो हम ग्राफ बनाने के लिए, काम चलाने के लिए उसको बोल देते हैं इनफाइनाइट, बट वो इनफाइनाइट नहीं होती। ये पॉइंट मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है, ठीक है ना। तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो सिली मिस्टेक करा सकता है आपसे, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आप यहां पर देख रहे हो। अब ये क्या चीज है, ये आपने क्लास में पढ़ी हुई चीजें है, हॉलो और सॉलिड वायर, ठीक है ना। अब हॉलो पाइप और सॉलिड पाइप, तो ये क्वेश्चन देखो, डायरेक्टली पीवाईक्यू में पूछा गया है, बट आपने रेगुलर क्लासेस में पढ़ रखा है। हॉलो पाइप होगा तो उसकी फील्ड इनसाइड में जीरो, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ऑन द सरफेस म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय आर, और आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये मुझे दे रखा है क्वेश्चन में, पढ़ो, शोज अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग स्टडी करंट आई, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन क्रॉस सेक्शन। तो प्रूव हो गया कि क्रॉस सेक्शन पर अगर करंट डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सॉलिड पाइप है। सॉलिड पाइप में फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, जो मेरा तरीका है वो आप अच्छी तरह जानते हो, तो तो फील्ड का फॉर्मूला इन साइड में रहता है, मैं यहां पर लिख करके बता देता हूं। तो अगर ये मेरे पास एक सॉलिड पाइप है, ठीक है, जिसमें करंट क्रॉस सेक्शन के ऊपर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मुझे इन साइड में फील्ड लिखनी है तो इन साइड की फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी यहां से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो इस इनसाइड फील्ड को मैं लिखूंगा बी एस आर बाय आर। तो यही मैंने आपको क्लास में सिखाया है। और आउटसाइड की जो फील्ड होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है ना, ये हो जाएगी बी एस कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। सो बी आउटसाइड हो जाएगा हमारा बी एस कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। ग्राफ आपको क्लियर कट पता है, अंदर स्ट्रेट लाइन, बाहर जो रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये कई बार डायरेक्ट पूछ लेते हैं। अब ये देखो ग्राफ भी यहां पर बना हुआ है आपके लिए। नेक्स्ट हम चलेंगे तो हमें मिलेगा अगला पॉइंटर सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड का डेरिवेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर दिखाया कि एम्पियर लॉ से हम करते हैं, बट कौन सी सोलेनॉइड का, इनफाइनाइट लेंथ का। अब अगर आप इनफाइनाइट लेंथ की जगह फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड देखोगे तो आपको यहां अंदर भी फील्ड मिलेगी और आउटसाइड में भी मिलेगी, दिख रही है ना, आउटसाइड में भी है और अंदर भी है। एक से बाहर निकल रही है और साउथ में एंटर कर रही है, यानी ये हमारी बार मैग्नेट की तरह काम करती है, ठीक है ना, फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड। अब अगर आप देखोगे इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड, तो इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड में आप देखो जिसकी लेंथ काफी लार्ज है,
फील्ड लाइंस आपस में पैरेलल है, ये बनाया ना इसने एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप से क्यों निकाल रहा है? बिकॉज फील्ड इज टेंजेंशियल, यहाँ फील्ड इज नॉर्मल, यहाँ फील्ड वैनिशेस। अब इनफाइनाइट लेंथ में जब ये फील्ड लाइंस पैरेलल हो गई तो ये काफी लंबा रेडियस बना करके आएंगी और जस्ट आउटसाइड में आपको फील्ड 0 मिल जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो नीट पूछता है, जो आपको करके जानी चाहिए, जिसमें आपको सीधे सीधे 4 नंबर मिलेंगे। तो मुश्किल आपको लग नहीं रहा होगा यहाँ सर बहुत डिफिकल्ट है एनसीईआरटी, आप रोते रहते हो एनसीईआरटी डिफिकल्ट है, जबकि कुछ नहीं है। इसलिए क्लास कर ली फिर एनसीईआरटी करो, हमेशा फायदा मिलेगा। अब अगर कोई और बच्चा जिसने मेरी क्लास नहीं करी हो उसको देख रहा हो तो भाई मेरे बहुत सारे क्रैश कोर्स आप वहां से पहले देख लो, उसके बाद आप इस पे आ जाओ, आपको बहुत इजी लगेगी एनसीईआरटी। ठीक है, इनफाइनाइट लेंस ऑनलाइन मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया 0 होती है। अब आ जाओ आप डायरेक्ट पीवाईक्यू पर। अब इस पीवाईक्यू को आप देखोगे, ये कह रहा है सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर हैज अ रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, it carries a current of 5 ampere. What is the magnitude of magnetic field inside the solenoid? तो सोलेनॉइड के अंदर यानी उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, म्यू नॉट एन आई। एंड पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दैट इज हाफ म्यू नॉट एन आई। अब हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो बी सेंटर मेरे पास आ जाएगा, म्यू नॉट डाला मैंने 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एन क्या चीज होती है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 500 डिवाइडेड बाय लेंथ, मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन्ड है 0.5, मैं इसको हाफ लिख लूंगा। करंट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में मेंशन्ड है विच इज 5 एम्पियर, मैंने यहाँ 5 एम्पियर डाल दी। अब आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम मेरा डायरेक्ट सॉल्व हो गया, आंसर आ गया मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला के अंदर। इजी है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अगली चीज है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर। अब इसमें मैंने आपको क्या सिखा रखा है कि अगर दो कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रहे हैं तो अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं तो रिपेल करेंगे, ठीक है ना। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको डायरेक्ट लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो इस फोर्स और बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे भी आपको पी/क्यू के मिलेंगे। तो फॉर्मूला म्यू नॉट बाय 4 पाई ट्वाइस I1 I2, ठीक है, डिवाइडेड बाय डी लिख लो या आर लिख लो, जहां उनके बीच का डी या आर उनके बीच का वायर के बीच का डिस्टेंस हो जाता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू में लेंथ ऑफ वायर। So this is the formula for force acting on L length of wire at a distance t from another wire, ठीक है ना। अब ये अट्रैक्शन की कब होगी और रिपल्शन की कब होगी, ये ध्यान रखना। सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन, ठीक है। फोर्स पर यूनिट लेंथ चाहिए तो बस इस L को यहां पर ले आओ और फॉर्मूला तैयार हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 I1 I2 डिवाइडेड बाय डी। अब इसमें से क्या हमारे पी/क्यू बने हैं उसको हम देख लेते हैं एनसीईआरटी से। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। हाँ, दोनों वायर पर अगर आप फोर्स चेक करोगे तो इक्वल और अपोजिट लगेगी, मतलब ये दो पैरेलल वायर है तो दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में, तो ये वाली वायर इस वाली वायर को अट्रैक्ट करेगी तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगी। सो नेट देखोगे आप तो पूरे सिस्टम पर फोर्स 0 हो जाएगी, इसकी और इसकी फोर्स इक्वल और अपोजिट रहेगी। तो ये कंसेप्चुअल में पूछते हैं, ठीक है ना। यहां ये डायरेक्शन दे रखे हैं जो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी है। नेक्स्ट आप देखोगे तो ये हमारे सीधे सीधे प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है, वो अब हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, नीट के सिलेबस में नहीं है, तो इसमें अब कोई मेरी दिलचस्पी नहीं। टॉर्क आपके नीट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना। अब यहां पर टॉर्क का आप देखोगे पूरा का पूरा डेरिवेशन कर रहा है। मैं आपको सिंपल टॉर्क के फॉर्मूले लिख देता हूं। तो जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो जैसे ये मान लो करंट कैरिंग लूप है, कंडक्टर भी क्या लूप है, इसको मान लो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो सबसे पहली चीज इसका डायपोल मोमेंट देखो, वो हो गया NIA, ठीक है ना। ये हमेशा इस कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज तो बाहर, क्लॉकवाइज तो अंदर। अब जब हम इस करंट कैरिंग क्लोज लूप को एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो इस पे टॉर्क लगेगी और वो टॉर्क M को B की तरफ घुमाएगी। फॉर्मूला आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है M क्रॉस B, ठीक है। और अगर मान लो मुझे अगेंस्ट फील्ड रोटेट करना है तो इसके वर्क डन का फॉर्मूला MB cos θ1 माइनस cos θ2 और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला माइनस m.p, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास में सीखा हुआ है, ठीक है। ये डेरिवेशन की अब आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। अब इसमें काम की ये देखो लिखे ही हुए हैं, कंपेयर भी कर रहा है इलेक्ट्रिक से। अब ये देखो आप डायरेक्ट पी/क्यू है, ठीक है। अब ये पी/क्यू क्या कह रहा है, इसमें हमेशा एंगल को केयरफुली ढूंढना होता है जब भी टॉर्क का सवाल होता है। ये गलत हुआ तो सवाल में सिली मिस्टेक हो जाती है। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूं।
तो अब देखो इस पीवाईक्यू को, वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है बट इसके दो पार्ट और हैं जो काफी अच्छे हैं। ये कह रहे हैं करंट, और करंट की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, सॉरी 100 टन की एक कॉइल है जिसका रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कैरीज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पियर, व्हाट इज द फील्ड एट द सेंटर। तो ये तो सीधे सीधे फॉर्मूला म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर से आप कर लोगे। बी पार्ट भी बड़ा सिंपल है, व्हाट इज द मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो एन आई ए से कर लोगे, एरिया आप पाई आर स्क्वायर डाल दो। अब मेन चीज ये, कॉइल इज प्लेस्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। यहां क्या होता है ना, सवाल आपको सोचना पड़ता है। अब वर्टिकल प्लेन क्या होता है, ये हो गया वर्टिकल प्लेन, इस वर्टिकल प्लेन में कॉइल रखी गई है, ठीक है ना, ये भी बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो, कोई भी प्लेन जो ग्राउंड के परपेंडिकुलर है दैट इज वर्टिकल प्लेन एंड इज फ्री टू रोटेट अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब देखो बेसिक डायग्राम बनाऊं तो कॉइल मैंने वर्टिकल प्लेन में बनाई, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट रोटेट करना मतलब इस तरीके से, तो मेरे हाथ को आप ले लो, कॉइल, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये हो गई, समझ गए, दिस इज हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल हुई, ये भी ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल, हर वो लाइन होगी जो ग्राउंड के पैरेलल होगी। आगे बढ़ते हैं, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये भी हो सकती है, ये जो एक्सिस देख रहे हो ना ग्राउंड के पैरेलल, दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है विच कोइंसाइड्स विद इट्स डायमीटर। अब देखो ये जो एक्सिस है ये तो सेंटर से पास कर रही है, डायमीटर तो है नहीं, तो दैट मींस इसने हमें क्लियर कट आइडिया दे दिया कि वो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी वो डायमीटर वाली है, तो इस तरीके से रिंग फ्लिप हो रही है डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट। तो ये क्वेश्चंस क्या होते हैं ना, थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं, ये आए नहीं है बट आने के चांस है 25 का एग्जाम देखते हुए। नेक्स्ट, अब ये बोल रहा है, आगे बोल रहा है सच दैट हॉरिजॉन्टल, सच दैट इनिशियली द एक्सिस ऑफ कॉइल इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो कॉइल की एक्सिस है, अब कॉइल की एक्सिस कौन सी होगी, ये तो रोटेशन एक्सिस होगी, तो कॉइल की, सर्कुलर कॉइल की एक्सिस हमारी ये वाली हुई, सो ये कॉइल की एक्सिस फील्ड के डायरेक्शन में, तो फील्ड इस तरफ है, ठीक है ना, यानी फील्ड में एम और बी आपस में, करंट कैरिंग कॉइल के एम और बी आपस में पैरेलल है। अब ये जो होता है 90 डिग्री से रोटेट करता है। अब मुझसे पूछता है इनिशियल और फाइनल टॉर्क बताओ, तो अब अगर आपने सही एंगल देख लिया तो टॉर्क बताना इजी काम हो गया। तो इनिशियली टॉर्क 0 होगी 90 डिग्री से, अगर हम इस कॉइल को यूं रोटेट करा देंगे, तो सपोज करो मैंने इस कॉइल को 90 डिग्री से रोटेट करा दिया, अब डायपोल इधर आ जाएगा, फील्ड आ जाएगी, अब एंगल 90 हो गया तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगी। सो पहले की टॉर्क हो गई 0, बाद की टॉर्क हो गई हमारी एमबी। अब यहां एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, डी पार्ट, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, तो कितनी एंगुलर स्पीड ये एक्वायर कर लेगा। अब इसमें आप देखोगे एनसीईआरटी वाला, अभी नीचे चलूंगा सॉल्यूशन दिखाऊंगा, इंटीग्रेशन से करता है। मैं आपको सिंपल ट्रिक देता हूं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो आप लगाओ के आई प्लस यू आई बराबर के, जब भी आपको एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो के एफ प्लस यू एफ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे तो माइनस एम बी हो गई फॉर्मूले के हिसाब से, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गई, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 90 डिग्री से 0 हो गई, और आप देख सकते हो आपके पास ओमेगा बिना इंटीग्रेशन के आ गया। तो दो बात क्या ध्यान रखनी है, अगर अल्फा निकालना है तो टॉर्क को आई अल्फा पुट करके निकालो, और अगर वेलोसिटी निकालनी है तो इंटीग्रेशन मत करो, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा के वेलोसिटी निकालो। तो इसको जरूर कंप्लीट कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। पहले दो तो आए हुए हैं बट बाकी दो इंतजार कर रहे हैं कब नीट वाला देगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखो यहां इंटीग्रेशन लगाया है इसने और हमने बिना इंटीग्रेशन के किया। अभी ये सवाल देखो, ये है आईआईटी का पीवाईक्यू, ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट वाला पार्ट, दिस इज आईआईटी का पीवाईक्यू, ठीक है ना। अब मैं इसको दिखाता हूं आपको कितना इंपॉर्टेंट है ये और कैसे करते हैं। ये कह रहे हैं करंट कैरिंग सर्कुलर लूप लाइज ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब आपको आइडिया लग चुका है किसको वर्टिकल किसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो कॉइल हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखी हुई है, ठीक है ना, जैसे आप डायग्राम भी देख रहे हो। Can a uniform magnetic field be set up in such a manner that the loop turns around itself? इसको बोलते हैं टिपिंग ऑफ कॉइल। अच्छे लेवल का कंसेप्ट माना जाता है, मतलब रैंक मेकिंग ब्रेकिंग हो जाती है इस पे, ठीक है ना। तो अब ये कहता है क्या हम ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लगा सकते हैं कि ये कॉइल अपने आप उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण पलट जाए। तो भाई पलटाने के लिए, टॉपल कराने के लिए, टिप कराने के लिए टॉर्क चाहिए, यानी मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क वाली ले दो। तो मान लो मैंने ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा, ठीक है, ये हो गया इसका डायपोल मोमेंट। अब अगर आप फील्ड इधर लगा दो तो ये इस तरीके से टॉपल कर जाएगी, यूं करके इस साइड के अबाउट, समझ गए। तो जैसे मान लो मेरा हाथ इसके ऊपर रखा है, अब जब मैं टॉपल कराऊंगा तो इसी के अबाउट तो कराऊंगा, थोड़ा ना बीच में से उड़ जाएगा, तो ये किसी एक एज के अबाउट करेगा, वो एज यहां पर सर्कल में ये वाली चीज हो गई। तो इस एज के अबाउट हम इसको टॉपल करा सकते हैं। अब टॉपलिंग की कंडीशन क्या है, जब मैं अपने हाथ को यूं करके उठाऊंगा टॉर्क की वजह से, एम बी की टॉर्क इसको घुमाने की कोशिश कर रही है, सो एम जी इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहा है। सो एम जी की टॉर्क सेंटर से लगाओ,
टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर एम बी की टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आर की टॉर्क, ठीक है ना, तो ऐसे सिचुएशन में ये ध्यान रखना, ये मास नहीं है, डायपोल मोमेंट है, एन आई ए डाल दो, बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम जी आर, तो ऐसे सिचुएशन में हमारी ये टॉपल कर जाएगी। ये था आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल जो आपको एनसीईआरटी में ही मिलता, तो इसलिए एनसीईआरटी जरूर देखो। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब अगली चीज फिर से पीवाईक्यू है, ठीक है ना। अब देखो ये पीवाईक्यू क्या कह रहा है, ये आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि अगर हम क्लोज्ड लूप को, क्लोज्ड कॉइल को एक्सटर्नल फील्ड में रखें, ठीक है ना, तो आप देखो इसको हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा, तो ऐसे सिचुएशन में इस पे रेडियल फोर्स लगती है, नेट फोर्स 0 हो जाती है, और अगर ये लूप स्ट्रेच होकर के सर्कुलर शेप बनाता है तो उसमें टेंशन आ जाती है। टेंशन का फॉर्मूला आपको क्लियर कट पता है, विच इज आरबीआई। तो ये चारों तरफ से खींचेगा, तब तक खींचेगा जब तक इसका शेप सर्कुलर ना हो जाए, वहां इसमें टेंशन आ जाएगी, आरबीआई। तो ये मैंने आपको कराया हुआ है, तो ये बस आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक डायपोल। देखो, तो एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन के फॉर्मूले हमें लर्न नहीं है, तो अगर कोई एक्सियल लाइन पर मुझसे मैग्नेटिक डायपोल की वजह से फील्ड पूछता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आपने मुझसे पढ़ी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2m बाय आर क्यूब, है ना। और अगर इक्वेटोरियल लाइन पर पूछे तो ये हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई m बाय आर क्यूब। तो ये बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, बट चलो खैर ये हमें आते ही हैं, तो इनमें ज्यादा कुछ हमें दिमाग लगाना नहीं, सेम वही चल रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ क्या किया एनसीईआरटी वाले ने, गैल्वेनोमीटर का कन्वर्जन भी बता दिया है मीटर में, वोल्ट मीटर में, वो हम ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर में देख चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ टॉर्क वाला कंसेप्ट देखेंगे। अब मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है, तो एक कॉइल होती है, डायग्राम इसने बनाया हुआ है, तो आप देखो अब इस कॉइल को हम रेडियल फील्ड में रखते हैं। रेडियल इसलिए रखते हैं ताकि टॉर्क मैक्सिमम लग सके, थीटा 90 हो सके, ठीक है ना। अब ये कॉइल टॉर्क के कारण घूमती है, अब घूमती है तो ये कुछ एंगल डिफ्लेक्ट करती है, और फिर टॉर्शनल टॉर्क इस मैग्नेटिक टॉर्क के इक्वल हो जाती है, वहां इक्विलिब्रियम में आ जाती है। सो कंसेप्ट बड़ा सिंपल सा होता है कि हम टॉर्शनल टॉर्क सी फाई, सी भी बोल लो, के भी बोल सकते हैं इसको, इक्वल्स टू NIAB के बराबर डालते हैं, और यहां से ये हमारा इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट बनता है गैल्वेनोमीटर के अंदर। अब यहां एक दो चीजें आती हैं, ये जो सी होता है, ठीक है ना, इसको यहां पर ले आते हैं। सो फाई, या फिर अगर मैं करंट की वैल्यू निकालू जो कि मेरा मेन पर्पस है, तो वो हो गया C अपॉन NAB टाइम्स फाई। तो ये जो C अपॉन NAB है, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट या रिडक्शन फैक्टर या फिगर ऑफ मेरिट। ये मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था, तो यहां आपका रिवीजन भी हो गया। अब अगर करंट सेंसिटिविटी निकालनी हो, तो करंट सेंसिटिविटी होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी ये हो जाता है NAB/C, मतलब गैल्वेनोमेट्रिक कांस्टेंट का जस्ट उल्टा, फिगर ऑफ मेरिट का जस्ट उल्टा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, जिस पे आपने काम किया हुआ है ऑलरेडी। तो यही चीज यहाँ एनसीईआरटी थ्योरी में बोल रहा है, बट ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और मैंने आपको बता दी, तो आप इजीली कर सकते हो। बाकी एमीटर वोल्ट मीटर के कन्वर्जन हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में देख लिए थे। अच्छा, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी याद कर लेना, फ्रीक्वेंसी वही टाइम पीरियड का जस्ट अपोजिट 2πm डिवाइडेड बाय QB का उल्टा करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, बट याद रख लेना ऐसा कोई खास साइक्लोट्रॉन है नहीं सिलेबस में। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोज्ड लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम किसी क्लोज लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो नेट फोर्स तो 0 हो जाएगी, टॉर्क आ जाएगी, ठीक है ना, और साथ में टेंशन आ जाएगी। टेंशन आपने आरबीआई समझ ली, टॉर्क डिपेंड करती है M और B हमारे सेम डायरेक्शन में या कौन से डायरेक्शन में है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, तो मान लो ये क्लोज लूप है, ठीक है ना, और इसमें करंट हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I का फ्लो कर रहा था। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड है क्रॉस वाली, मैंने इसको क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड में रखा। अब अगर आप फोर्स चेक करोगे तो इस पे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, ये लग गई इस पे रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स। तो आपने देखा नेट फोर्स तो 0 हो गई। अब टॉर्क के बारे में बताता हूं, तो फील्ड है अंदर की तरफ, डायपोल आप चेक करोगे तो डायपोल भी इसका अंदर की तरफ हो गया। तो यहां पर देखने वाली बात ये हुई कि M और B दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो टॉर्क इस पे 0 आ गई। टॉर्क कब होती, तो टॉर्क तब होती जब ये फील्ड प्लेन में M से कुछ एंगल बना रही होती। तो जब भी हम क्लोज लूप को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं, नेट फोर्स तो हमेशा 0 रहती है, टॉर्क 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंटर रहता है। नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो अब हमारे पास आ जाती है एक्सरसाइज। ये पॉइंटर मैंने आपको सारे बता दिए। अच्छा, यहां कुछ बहुत ही सिंपल से पीवाईक्यू है, जो सिंपल है उनको हम फॉर्मूले से देखते जाएंगे, और जो कॉम्प्लेक्स होंगे जैसे अभी टिपिंग ऑफ कॉइल का मैंने आपको समझाया, वो मैं आपको यहां क्लियर कर दूंगा। तो देखो, ये कह रहा है सर्कुलर कॉइल of wire consisting of 100 turns, each radius 8,
कैरीज अ करंट ऑफ पॉइंट, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो ये जो कॉइल है, अब ये हमारी सर्कुलर कॉइल, डायरेक्ट फॉर्मूला आपने ऊपर भी किया था, म्यू नॉट एन आई बाय 2r, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, बट ये पी बाई क्यू है, ठीक है। आगे, लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज करंट 35, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट 20 सेंटीमीटर, तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 आई बाय आर, मैंने सामने लिखा भी हुआ है। अब इस सवाल को देख लो, कह रहा है लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब आपको प्लेन क्लियर है, अब आपको ये कंफ्यूज नहीं करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो भाई नॉर्थ साउथ, ये हो गया नॉर्थ टू साउथ, ठीक है ना, इधर की तरफ 50 एम्पियर का करंट है, ठीक है ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ। एक बार फिर से रीडिंग कर लो, कैरीज अ करंट ऑफ 50 एम्पियर इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है ना, तो बिल्कुल क्लियर है, नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट का डायरेक्शन है। गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर। अब ईस्ट कहां हो गया, नॉर्थ साउथ, ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। अब वेस्ट और ईस्ट का हमें इसमें क्लासिफिकेशन चाहिए, सो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, तो ईस्ट साइड पर अगर आप 2.5 मीटर पर निकालोगे तो उस सिचुएशन में आप देखो राइट हैंड लगाते हैं तो फील्ड आ जाएगी अपवर्ड, फॉर्मूला में पता है म्यू नॉट बाय 4 बाय 2 आई बाय आर। तो ये है सिंपल से प्रॉब्लम, ऑल्दो मैंने आपके लिए सॉल्व भी किए हुए हैं, तो आप इनको बाद में भी देख सकते हो। अच्छा, यहां पर देखो, ये भी हमारा एक पी वाई क्यू है, पर बहुत ही सिंपल है कि हमें एक वायर दे रखी है, 30 डिग्री एंगल बना रही है फील्ड से, उस पर फोर्स लगाओ, तो फोर्स का फॉर्मूला आई एल बी साइन थीटा, डायरेक्ट यूज करेंगे, प्रॉब्लम खत्म। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा अच्छा सा है, इसको ध्यान से देखना। कह रहे 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग अ करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड सोलेनॉइड। अब सोलेनॉइड के अंदर जब हम वायर रख देते हैं तो हमेशा केयरफुल रहना है, फोर्स लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है। मैं इधर अलग से डायग्राम में दिखाता हूं। जैसे ये ले लो आप सोलेनॉइड, अब सोलेनॉइड में ऑब्वियसली लॉन्ग ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि शॉर्ट सोलेनॉइड का अपने में है ही नहीं। सो मान लो ये फील्ड का डायरेक्शन है, अब आपको इसमें रखनी है वायर, ठीक है। अब जो आप वायर रखते हो वो रखी कैसे गई है, अगर मैं वायर सोलेनॉइड की एक्सिस के अलोंग रख दूं, ये हुई एक्सिस के अलोंग रख दूं, तो आप देख सकते हो एल और बी पैरेलल हो जाएंगे और इस पे फोर्स 0 आ जाएगी। एक्सिस के परपेंडिकुलर रखूं तो डेफिनेटली फोर्स आएगी आई एल बी। तो ओरिएंटेशन ऑफ वायर मैटर करता है। तो सवाल पढ़ो, 3 सेंटीमीटर वायर कैरिंग करंट 10 एम्पियर इज प्लेस्ड इनसाइड सोलेनॉइड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। अब आपको क्लिक हो गया होगा, इजी है, ठीक है ना, बट वही है कि एक बार आपने पढ़ लिया, थोड़ी सी नॉलेज अपडेट हो गई, फिर हर सवाल इजी है, ठीक है ना। एनसीईआरटी में मुझे तो नहीं लगा कुछ भी इसमें मुश्किल हो, तो अब आप इस पे फोर्स निकाल सकते हो, दैट इज आईएलबी, और आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब 4.7 आप देखोगे तो ये भी हमारा सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, टू लॉन्ग एंड पैरेलल स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट दिस एंड दिस सेम डायरेक्शन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 4 एस्टिमेट द फोर्स। तो बेसिकली ये बोर्ड लेवल के प्रॉब्लम हो गए जो कि डायरेक्ट हम फॉर्मूला बेस्ड है सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अच्छा प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूं। अब यहां आप दो प्रॉब्लम देख रहे हो, जैसे एक 4.8 देखो, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 80 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज 5 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग 400 टर्न्स ईच। तो वाइंडिंग जब हो जाती है तो हम सोलेनॉइड के ऊपर अगर मान लो एक लेयर वाइंड करें तो वो फील्ड प्रोड्यूस करेगी, अगली लेयर वाइंड करे वो और फील्ड प्रोड्यूस, तो जितनी वाइंडिंग की लेयर्स होंगी सबकी फील्ड आपस में एड अप होती चली जाएगी। तो आप देख रहे हो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है तो 5 लेयर, तो हमें हर लेयर की वजह से फील्ड को एड अप करना पड़ेगा। तो सोलेनॉइड की फील्ड में जो मॉडिफिकेशन हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इनटू में जितनी भी नंबर ऑफ लेयर्स होंगी, मान लेते हैं m लेयर्स हैं, वो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फील्ड मिल जाएगी सोलेनॉइड की। ये कंसेप्ट आपने क्लास में भी सीखा था। अब इसको देखो, ये एंगल बेस्ड प्रॉब्लम है, जब भी टॉर्क आएगी बी वेरी केयरफुल, एंगल बिटवीन एम एंड बी सही से निकालना है। तो कह रहे हैं स्क्वायर कॉइल जिसका साइड ये दे रखा है, टर्न्स ये दे रखे हैं, करंट कॉइल इज सस्पेंडेड वर्टिकली। अब मीनिंग आपको क्लियर है, कॉइल ऐसे सस्पेंडेड है वर्टिकली, एंड द नॉर्मल टू द प्लेन मेक्स 30 डिग्री। नॉर्मल, अब सोचना है, नॉर्मल टू द प्लेन यानी ये रहा प्लेन और इसके परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलेंगे, ये नॉर्मल टू द प्लेन हुआ, सही है। ये बना रहा है 30 डिग्री का एंगल विद द फील्ड, यानी इस पेन का एंगल, मान लो फील्ड इधर की तरफ है, इससे 30 डिग्री है। अब ये जो नॉर्मल होता है इधर की तरफ तो एम होता है, डायपोल मोमेंट होता है, तो यानी हमें डायरेक्टली एम और बी के बीच का एंगल दे रखा है विच इज 30 डिग्री। कई बार ये ऐसे बोल दे प्लेन ऑफ द कॉइल मेक्स एंगल 30 डिग्री, तो अब इस सिचुएशन में एंगल जो एम और बी के बीच का होगा दैट विल बी 90 माइनस थीटा। तो बस ये एंगल का ही यहाँ खेल होता है। अब मुझसे क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछना चाह रहा है ये फील्ड एरिया व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, तो डायरेक्ट हो गया
टॉर्क का फॉर्मूला हमने डाला एम बी साइन थीटा, थीटा हमारे पास अवेलेबल हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो आपने देखा ज्यादातर प्रॉब्लम हम लोगों ने ऐसे ही ओरली निपटा लिए। अब यहां पर आप देख रहे हो और कौन सा आपका काम कराने वाला प्रॉब्लम है वो मैं देख लेता हूं। अब ये थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन वाले बोर्ड लेवल के हो गए, तो इसमें मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से आपको पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मैग्नेटिज्म एंड मैटर पर आते हैं। इसमें सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि रिवॉल्विंग चार्ज की वजह से कभी भी डायपोल मोमेंट निकालना है और फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर कट याद होने चाहिए। तो यहीं पर तुम्हें इस चैप्टर का समरी दे देता हूं। तो अगर क्यू चार्ज पार्टिकल v स्पीड से घूम रहा है तो इसकी वजह से जो यहां फील्ड होगी सेंटर पर, कौन बताएगा? बायोट। और इस फील्ड का फॉर्मूला हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक है ना, क्यू वी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो दिस इज बायोट सबट लॉ ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। ओमेगा दे रखा है तो आप v को आर ओमेगा डाल करके इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी फील्ड लिख सकते हो। अगर घूमते हुए चार्ज का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट लिखना है तो हम थ्योरम यूज करते हैं m बाई एल क्यू बाई 2m, जो आपने क्लास में पढ़ी हुई है। यहां l एंगुलर मोमेंटम होता है, m डायपोल मोमेंट होता है। तो डायपोल मोमेंट हमारे पास घूमते हुए चार्ज पार्टिकल का डायरेक्टली आ जाता है विच इज क्यू बाई 2m इनटू आई ओमेगा। अब यहां आप आई की वैल्यू डालोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो क्यू बाई 2m, आई हो गया हमारा एम आर स्क्वायर, ओमेगा m से m कैंसिल हुआ और डायपोल मोमेंट आ गया हमारा क्यू आर स्क्वायर ओमेगा बाई 2, या फिर आर ओमेगा को v से रिप्लेस कर दो तो क्यू वी आर बाई 2। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो नीट में सीधे सीधे 4 नंबर आपको दिलाते हैं। पता है तो 4 नंबर, नहीं पता है तो -1। आगे चलते हैं। अब दूसरी क्या चीज करनी है, अब इसके अंदर आपको पैरा डाया फेरो की प्रॉपर्टीज, उनके जो एग्जांपल्स हैं कि पैरा कौन है, फेरो कौन है और डाया कौन है, जो मैंने आपको मार्क करके दिए थे पीडीएफ में, वो याद जरूर कर लेना। ठीक है ना, बाकी इसके अंदर अर्थ मैग्नेटिज्म है नहीं अपने सिलेबस में, तो हम आगे चलते चले जाते हैं। 2 पोल्स हैं। अब अगर एक क्वेश्चन और भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम यहां पर गॉस थ्योरम मैग्नेटिज्म की बनाएं तो क्या बनेगी, हालांकि आप ये में पढ़ोगे तो इंटीग्रल बी डॉट डी ए देखोगे तो वो यहां पर 0 हो जाएगा। उसका कारण क्या है कि जो दोनों पोल्स होंगे वो हमेशा साथ में एग्जिस्ट करते हैं, मैग्नेटिक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए बी डॉट डी ए की जो वैल्यू रहेगी गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म दैट विल ऑलवेज बी 0। बट अगर वो बोल दे कि भाई नहीं, मान लो मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर बायोट्स तो फिर हमारा गॉस थ्योरम क्या होगा, तो हम बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा ही रिप्लेस करेंगे, इंटीग्रल बी डॉट डी ए म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक चार्ज। समझ गए, जैसे वहां क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है या म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक चार्ज। ये जो मैंने बात बोली है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस। तो बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस ये रही, आ जाओ देखते हैं बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस। तो बार मैग्नेट की जो फील्ड लाइन, अब हमें 3 डायग्राम दे रखे हैं। पहला दे रखा है बार मैग्नेट के लिए, दूसरा फाइनाइट सोलेनोइड के लिए और तीसरा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल का है। क्या पूछते हैं, बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से नॉर्थ है, बच्चे क्या मार देते हैं नॉर्थ से साउथ, उन पढ़ते नहीं सवाल। आउटसाइड में साउथ टू नॉर्थ है। देख लिया आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी में पूछा जाता है। सोलेनोइड में भी एक हिस्सा नॉर्थ पोल है, एक हिस्सा साउथ पोल है, बिल्कुल बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। तो साउथ टू नॉर्थ हो गई इनसाइड एंड नॉर्थ टू साउथ हो गई आउटसाइड। डायपोल में अगर आप चेक करोगे तो डायपोल में पॉजिटिव टू नेगेटिव, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक नहीं है इनसाइड। और आउटसाइड में देखोगे तो ये इस तरीके से घुमा करके गोल आएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये पॉइंटर आपको छोटे छोटे ध्यान रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बार मैग्नेट वाला। नेक्स्ट आप देखो, ये हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ, क्या लिखा हुआ है यहां पर मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब जैसी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी वैसी मैग्नेटिक की। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स तो रहती है, वो क्लोज लूप ही फॉर्म करती है, वो ऐसा नहीं होता कि एक से निकल रही दूसरे में जा रही, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो स्टैटिक वाली, ठीक है ना, अब यहाँ कैच है, इंड्यूस वाली तो कर जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती, पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में चली जाती है। बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम है इलेक्ट्रिक वाली जैसी, जितनी फील्ड लाइंस पास पास होंगी उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और कभी फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो चाहे वो हमारी मैग्नेटिक हो। ठीक है ना, तो ये हमारी पॉइंटर्स हो गए, प्रॉपर्टीज हो गई।
अब इस प्रॉपर्टी पर देखोगे, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया इक्विवेलेंट टू सोलेनॉइड। अब इस प्रॉपर्टी पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डायग्रामेटिक प्रॉब्लम है वो दिखाना चाहता हूं पहले, तो अभी के भी ये खत्म हो जाएगा वो प्रॉब्लम, थोड़ा सा आगे जाकर के फिर वापस मैं पीछे आ जाऊंगा। तो हाँ ये रहा। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई इनमें से बताओ कौन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम दे देगा, पूछेगा कौन इलेक्ट्रिक का कौन में। अब देखो ये ओरिजिनेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से ओरिजिनेट हो और दूसरी जगह टर्मिनेट हो, मोनोपोल होते नहीं, तो ये इलेक्ट्रिक हो गया। ये देखो क्लोज लूप है, अब ये क्लोज लूप किसका बना रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक तो होती नहीं क्लोज लूप के अंदर, स्टैटिक वाली, ठीक है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई, किसकी हो गई, या तो हमारी बार मैग्नेट की हो गई या फिर हमारी सोलेनॉइड के लिए हो गई। और देखें अब ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, ना इलेक्ट्रिक होंगी ना मैग्नेटिक होंगी, ठीक है ना। अब ये देखो क्लोज लूप बना रही है, टोरोइड वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोरोइड में फील्ड यहां पर रहती है सिर्फ पाइप के अंदर अंदर। यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कोई नॉर्थ पोल नहीं कोई साउथ पोल नहीं, टोरोइड में नो पोल्स, ठीक है ना। इस पे भी कंसेप्चुअल अभी दिखेगा आपको। तो सर्कुलर लूप बना रही है। अब ये आप देखो, ये जो फील्ड है ओरिजिनेट हो रही है, ठीक है ना, यहां से इधर ओरिजिनेट हो रही है, यहां पर जा रही है, इधर जा रही है। तो कैन नॉट बी मैग्नेटिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक, क्योंकि ओरिजिनेट हो रही है एक जगह से, ठीक है ना। अब यहां पर देखो आप, ये जो यहां पर दिखाई हुई है कि यहां फील्ड लाइन स्ट्रेट है, तो ये स्ट्रेट फील्ड लाइन नहीं होती, कुछ ना कुछ बेंट होती है, फ्रिंजिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं। यहां पर देखोगे नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है ना, फील्ड बिल्कुल प्रिसाइजली स्ट्रेट नहीं होती, कुछ यहां पर बेंडिंग होती है। तो रॉन्ग एज फील्ड अराउंड द पोल कैन नेवर बी स्ट्रेट लाइन। तो ये देख लेना ध्यान से, कंसेप्चुअल में पूछता है कि बताओ इसमें क्या गलती है, तो गलती ये है कि भाई बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, जैसे ही यहां से बाहर निकलेंगी फील्ड लाइंस बेंट हो जाएगी। ये पॉइंटर मुझे आपको सिखाना था। अब वापस से हम पीछे आ जाते हैं, जो पढ़ रहे थे हम लोग। यहां तक हम पहुंच गए थे, अब आ जाते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम पर। अब क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाट हैपेंस इफ बार मैग्नेट इज कट इन टू पीसेस, ट्रांसवर्स एंड अलोंग। तो ये आपने क्लास में सीखा हुआ है, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, ऐसे काट दें। तो अगर बार मैग्नेट को ऐसे काट दें तो पोल स्ट्रेंथ तो सेम रहेगी, बट खाली लेंथ डिवाइड हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग डायपोल मोमेंट डिवाइड हो जाएगा। पैरेलल काटोगे तो पोल स्ट्रेंथ डिवाइड होगी, इस कारण डायपोल मोमेंट डिवाइड हो जाएगा। अब ये कह रहे हैं मैग्नेटाइज्ड नीडल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसका सोचते सोचते दिमाग खराब हो जाए कि ये क्या ड्रामा है। कह रहे एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, टॉर्क तो एक्सपीरियंस कर लेती है बट नो नेट फोर्स। इसका क्या चक्कर है, डायपोल हुई। जब आप मैग्नेटाइज्ड चीज की बात कर रहे हो दैट मींस वो डायपोल हुई। तो मान लो ये मैग्नेटाइज्ड नीडल है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये इसका डायपोल है। अब जब हम इसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखते हैं तो ये टॉर्क तो एक्सपीरियंस कर सकती है बट फोर्स नहीं। तो कारण क्या है, फील्ड यूनिफॉर्म है तो दोनों पोल के ऊपर जो फोर्स लगेगी इक्वल अपोजिट लगेगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, बट और एम और बी के बीच में एंगल हुआ तो टॉर्क जरूर हो सकती है। तो व्हेनेवर अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इज केप्ट इन यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स इज ऑलवेज जीरो, नेट टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल होता है ये, ठीक है ना। आगे चलते हैं, और अगर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हुई तो नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स भी मे बी जीरो, टॉर्क भी मे बी जीरो, ठीक है ना। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है, ये बोल रहा है सी पॉइंट मस्ट एवरी मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन हैव अ नॉर्थ पोल एंड अ साउथ पोल। क्या हर मैग्नेटिक, अब यहां एक आम बच्चा कहेगा हाँ जी जरूर नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होता ही है मैग्नेट के अंदर, नहीं, ठीक है ना। आप टोरॉइड देखो, टोरॉइड में फील्ड लाइन गोल गोल घूमती है, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल। आप एक वायर ले लो, वायर में फील्ड लाइंस गोल गोल घूमती है, ना नॉर्थ पोल ना साउथ पोल। तो हम ये एक थॉट प्रोसेस दिमाग में रख लेते हैं, हाँ नॉर्थ होगा साउथ होगा तो ही मैग्नेट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक कन्फिग्रेशन के लिए जरूरी नहीं है नॉर्थ पोल भी हो और साउथ पोल भी हो। दो रेफरेंस एग्जांपल है टोरॉइड और इनफाइनाइट लेंथ की वायर, ठीक है ना। अब ये देखो यहां तो खैर ये खुद बता देता है, नीट में तो नहीं बताएगा। अब ये कह रहा है टू आइडेंटिकल लुकिंग बार मैग्नेट आर गिवन वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी मैग्नेटाइज्ड। तो दूसरे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा था श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म इज व्हाट, या इलेक्ट्रिफिकेशन का श्योर टेस्ट क्या है, रिपल्शन। तो वैसे ही दोनों मैग्नेटाइज्ड होंगे तो भाई एक पोल लाओ अट्रैक्ट कर जाएगा, अपोजिट लाओगे तो रिपेल। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटाइजेशन। अट्रैक्शन क्यों नहीं, तो मान लो आप ये मैग्नेटिक, मान लो आप ऐसा कर रहे हो कि आप ये बार मैग्नेट पकड़ लो और दूसरा आप मान लो अनमैग्नेटाइज पकड़ लो, आयरन पकड़ लो, आयरन की एक नीडल ले लो। अब जब बार मैग्नेट इसके पास लाओगे तो ये क्या करेगा, इसके अंदर डायपोल्स को अलाइन करेगा,
ठीक है ना, टॉर्क लगाएगा, इसके अंदर भी इंडक्शन आएगा, वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना, तो इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो आप देखोगे ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो अब ये नॉर्थ पोल इस साउथ पोल को, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। तो अट्रैक्शन एक अनमैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस और मैग्नेटाइज्ड सब्सटेंस के बीच में भी हो सकता है, बट रिपल्शन सिर्फ दोनों मैग्नेटाइज्ड होंगे तो ही होगा। हेंस रिपल्शन इज श्योर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो एक एक चीज कितनी इंपॉर्टेंट वेटेज वाली है। अब ये देखो डायरेक्ट फॉर्मूले जो आपने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर भी पढ़े थे कि एक्सियल लाइन इक्वेटोरियल लाइन पर क्या फील्ड के फॉर्मूले होते हैं, तो मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा, वापस से वही बातें जा रही हैं। टेबल बनी हुई है, इनको जरूर देख लेना, ठीक है ना, ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा रखी है ये पूरी चीजें। अब ये देखो, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे देख करके डायग्राम डरते रहते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमने यहां पर एक डायपोल रखा, ये रहा डायपोल, ठीक है ना, और बाकी ये जो आपको दिख रही है ये नीडल है। ठीक, मैं क्वेश्चन पूरा डिक्टेट कर देता हूं, थोड़ा सा छुप गया ये ऊपर, तो वापस से पूरा पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल पी, तो ये है मैग्नेटाइज्ड नीडल पी, यानी आप मैग्नेट मान लो। एट पॉइंट द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट, तो एरो शोज इसका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, यानी ऊपर की तरफ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। करना क्या है, करना ये द अदर एरो शोज डिफरेंट पोजिशन ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल, तो एक और नीडल है क्यों, इसके ये एरोस ये डिफरेंट डिफरेंट हमें मिले हुए हैं। अब मुझे क्या बताना है, इन विच कन्फिगरेशन सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, विच कन्फिगरेशन इज स्टेबल अनस्टेबल, तो अब मुझे ये बताना है। तो मैं कैसे बताऊंगा, एग्जांपल बड़ा सिंपल है, आप ये डायपोल पकड़ो, ठीक है ना, ये हो गया इसका डायपोल, और डायपोल की वजह से फील्ड देख लो, ये इसकी एक्सियल लाइन और ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन है ना, इक्वेटोरियल लाइन पर अपोजिट, एक्सियल लाइन पर सेम, ठीक है, और इक्वेटोरियल लाइन पर अपोजिट। अब एक आधी इक्वेटोरियल वाली लेते हैं, एक एक्सिस वाली लेते हैं। अब जैसे मान लो Q4 देख ले, अब Q4 का डायरेक्शन इधर है, अब मुझे अच्छी तरह पता है इनके बीच का एंगल 180 है, 180 में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, टॉर्क 0 होती है, यानी ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। इसको देख लो Q6, अब Q6 वाले केस में आप देखोगे तो थीटा 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो गई, टॉर्क 0 हो गई, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, तो हो गया डायरेक्ट, कितना सिंपल। यहां पर चेक करोगे तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी अपोजिट, ये हो गई इक्वेटोरियल फील्ड, ठीक, अच्छा मैंने दिखाई भी हुई है। तो अब मैं क्या करता हूं, नीडल रख देता हूं, मान लो मैं Q1 वाली नीडल रख दूं। अब Q1 वाली नीडल देखोगे तो 90 डिग्री पर आ गई इक्वेटोरियल के, तो टॉर्क मैक्सिमम हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, कोई इक्विलिब्रियम नहीं है इसका। तो मेरे ख्याल से आपको पूरा प्रॉब्लम का क्रक्स समझ आ गया होगा कि कैसे एक एक चीज को हमने इन डेप्थ एनालिसिस करके इसमें सीखा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप ये देख रहे हो गॉस थ्योरम, ठीक है ना, देखो मैंने जो आपको बात बोली, समरी दे दी इस चैप्टर की, 5 मिनट के अंदर वो एनसीईआरटी 5 पेज खर्च करेगा। तो कहता है जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होता है, बिकॉज मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते। अब आगे देखना, अगर वो एग्जिस्ट कर जाए तो बता दो, तो एग्जिस्ट कर जाए तो म्यू नॉट टाइम्स मैग्नेटिक चार्ज, तो इसको ध्यान रखना है। द डिफरेंस बिटवीन गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द फैक्ट that isolated magnetic poles are not known to exist। हो गई बात प्रूफ, ठीक है ना। There are no source or sink of B, the simplest magnetic element is a dipole or current loop। तो कोई मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हेंस मैग्नेटिक फ्लक्स 0 ही रहता है। आगे चलते हैं, ये मैंने आपको समझा ही दिया अभी। अब आप देखो, अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक मटेरियल पर। अब देखो मैग्नेटिक मटेरियल आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है ना, इसके अंदर आप अपने इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, इनके फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है ना, और पैराडाया फेरो, तो इस डेरिवेशन की जगह आप डायरेक्ट ये प्रॉपर्टीज याद कर लो, आपका डायरेक्टली काम चल जाएगा। मैं एक बार क्विक रिवीजन दे देता हूं। पैरा कौन होते हैं, जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, थोड़े से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में डालते हैं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन टॉर्क लगने के कारण एक्सटर्नल फील्ड में आ जाते हैं, यानी उसके अंदर इंड्यूस फील्ड आ जाती है, ठीक है ना। वैसे देखा जाए पैरामैग्नेटिक में तो नेट डायपोल 0 होगा, बिकॉज वो जो अनपेयर्ड रहेंगे वो रेंडमली ओरिएंटेड रहेंगे। डायमैग्नेटिक कौन होते हैं, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, पेयर्ड होता है, तो नेट डायपोल मूवमेंट 0 होता है। अगर आप फील्ड में डालोगे तो टॉर्क नहीं लगेगी। वहां क्या होता है, एक का ऑर्बिटल मोशन इंक्रीज, ये मेरे शब्द ध्यान रखना, ऑर्बिटल मोशन इंक्रीज, और एक का डिक्रीज। तो डायमैग्नेटिक में जो ऑर्बिटल मोशन होता है, एक का इंक्रीज एक का डिक्रीज। अब कहां फील्ड आती है, अपोजिट,
यानी जो हमारे अपोजिट सेंस में घूम रहा है उसका ऑर्बिटल मोशन बढ़ जाता है, सेम सेंस वाले का फील्ड के घट जाता है। तो नेट फील्ड जो इंड्यूस होती है वो अपोजिट डायरेक्शन में, फेरो में डोमेन इफेक्ट की वजह से। तो ये 3 वर्डिंग्स आपको एनसीईआरटी के ध्यान रखने हैं, ठीक है ना। बाकी फॉर्मूला बेस्ड है, सारे के सारे मैंने आपके मार्क कर रखे हैं। नेक्स्ट आप देखोगे, ये टेबल जरूर याद कर लेना, डायामैग्नेटिक, पैरा और फेरो की, ठीक है ना, कि मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कितनी होती है, इसकी रिलेटिव परमेबिलिटी कितनी होती है, जो आपको क्लास में बताई हुई है, एज इट इज याद रखनी है, ठीक है ना। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की जो मैंने अभी बात बोली, कौन सा वाला, ऑर्बिटल मोशन इंक्रीज डिक्रीज, वो यहां पर मेंशन्ड है। सो मैंने आपको सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर पूरी एनसीईआरटी का क्रक्स दे दिया। अब यहां मैंने मेंशन किया हुआ है डायामैग्नेटिक के एग्जांपल जरूर याद रख लेना, जैसे कॉपर डायामैग्नेटिक होता है, ठीक है ना। वैसे आप देखोगे सर कैसे पहचानेंगे डायामैग्नेटिक, तो भाई फिर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग देखना पड़ेगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर, इतना टाइम नहीं है, तो याद करना बहुत जरूरी है इसको, ठीक है ना। तो ये आपके नोट्स के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है, वो आपको याद रख लेना है। ये देखो, पैरामैग्नेटिक हैव ओन डायपोल मोमेंट, बट पैरामैग्नेटिक अनमैग्नेटाइज का नेट डायपोल मोमेंट 0, क्यों, क्योंकि डायपोल तो होते हैं बट रैंडमली ओरिएंटेड। और फेरो के अंदर हम क्या देखते हैं, डोमेन इफेक्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियरली बताई हुई हैं, तो आपको सिर्फ इसमें गो थ्रू करना है अंडरलाइन करी हुई चीजों में, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जैसे आयरन की देखोगे, तो आयरन की रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ग्रेटर देन 1000, बहुत ज्यादा होती है, मतलब लार्ज अमाउंट में मैग्नेटाइजेशन होता है। अच्छा, अब सारे फॉर्मूले आप इसके चेक कर लो, ठीक है, एज इट इज सारे के सारे आपके काम के हैं, सारे आपने पढ़े हुए हैं। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, इसके अंदर कोई भी एग्जाम्पल पैरा डाया फेरो का नहीं छोड़ेगा, ठीक है। प्रॉब्लम आप देख रहे हो, प्रॉब्लम हमारे इसके अंदर वही चल रहे हैं, टॉर्क वाले, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट वाले, सिंपल प्रॉब्लम्स है। तो इनमें जितने मैक्सिमम अच्छे थे मैंने आपको सारे के सारे करा दिए लाइन से, ठीक है ना, जो भी अच्छे एग्जाम्पल थे। अब ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है, मैं इनमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो अब ये टॉपिक आपका कवर हुआ। समरी इस टॉपिक की क्या रही कि आपको लर्न करना है पैरा डाया फेरो के एग्जांपल्स, टॉर्क आपको अच्छे से सीखनी है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने एनसीईआरटी के साथ जब आपको क्लास करा रहा था उस टाइम पर मैंने पीवाईक्यू पैटर्न बताया था। टॉर्क बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बच्चे प्लेन में और फील्ड के डायरेक्शन में कंफ्यूज रहते हैं, वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया, ठीक है ना। थ्योरी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा जाता है, वो आपका अच्छे से क्लियर हो गया। बाकी वायर और रिंग के न्यूमेरिकल रहते हैं, तो इनको अब आप अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, नॉलेज से ज्यादा नीट एग्जाम क्रैक करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, वो स्ट्रैटेजी अपनी सही बिल्ड करो, राउंड वाइज पेपर करो, आपका 100% इस साल नीट के अंदर सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच।